ओके। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ प्रियंका और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का फिजिक्स। 12th के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले तो उन सबको जो 12th में आ गए हैं, कंग्रेचुलेशंस। एंड अबाउट मी, little bit about me. My name is Priyanka and my highest qualification is MTech. I have 5 year plus experience in teaching. तो थोड़ा सा हम दोनों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी बातें करते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। आप 11th में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग अच्छे से पढ़े होंगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से पता होगा, और कुछ लोग जो नहीं प्रॉपर पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ प्रॉपर बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। हर एक लेक्चर आपका बेसिक तरीके से होगा और आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा। ओके, सो अभी हमको लगता है कि हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो इस सेशन का टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो व्हाई वी आर स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स ऑल्सो। सो आपके साइड बाय आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आता तो जरूर होगा कि ये क्यों हो रहा है ना। जैसे आपने फिजिक्स को जाना होगा ये कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें फिजिकली, जितनी भी चीज़ें घटती हैं, जितनी घटनाएं घटनी है, वो सब क्या है? वो सब फिजिक्स है। सारी चीज़ें क्या है? फिजिक्स है। आपने फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा होगा, जो आपका 11th NCERT के 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। आप 11th में पढ़े होंगे, थोड़ा नॉलेज होगा, कुछ भूल गए होंगे, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बताते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, कैसे आपका फील्ड एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ों का जो एक सार है, जो जहाँ से निकल के आता है, वो आपका क्या है? फिजिक्स है। सो यहाँ पे आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी होंगी, जैसे कि जब भी आपका ड्राई वेदर होता है, ठीक है, उस समय अगर आप कोई सिंथेटिक ड्रेस पहने हैं या फिर कोई स्वेटर हो गया, सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ठंड में जब भी आप स्वेटर को रिमूव करते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक आपको स्पार्क फील होता है ना। एक जैसे आप रिमूव करें, आपका स्वेटर, आपने ये सब ने फील किया होगा, वो सबके साथ होता है। ओके, जैसे आप रिमूव करते हैं उस समय आपको एक स्पार्क लगता है। ओके, अगर ये नहीं आपने ऐसा देखा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो सेकंड, जब बारिश होती है और उस समय आसमान में कुछ बिजली, आपको लगता है ये बिजली कड़क रही है, ये आपके घर में बड़ों से सुना होगा कि बिजली कड़क रही है। अच्छा, तो ये कैसे होती है? मतलब ये होती कैसे है? क्या है ये? बिजली क्यों कहते हैं इसको? वो स्पार्क कहाँ से आता है? ठीक है, उसको जानने के लिए उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, और यहाँ पे आकर के क्या किया, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको देखा, उसको समझा। मैथमेटिशियन और जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, सब ने मिलके क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में पढ़ा, और देन एक आपके चैप्टर में डाल दिया जो आपको पढ़ना है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो जो स्पार्क, जो क्रैकल आपको वहाँ फील होता है, जो आपने स्पार्क देखा, जो क्रैकल देखा, जैसे आपका बारिश हुआ, ऐसा आपने देखा होगा, घर में सब लोग बोलते हैं बिजली कड़क रही है। अच्छा, ठीक है, कभी कभी जब ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर इन द सेंस आपका जो ठंड का मौसम होता है, उसमें ज़्यादातर ये होता है, आप कंघी अपने बालों में कर रहे हैं और आपको एक हल्का सा स्पार्क ऐसे सुनाई देता है। जिनके छोटे बाल हैं, चलो उनमें तो थोड़ा सा कम, पर जिनके बड़े बाल हो तो उनको ज़्यादा ये फील होता है कि हाँ, ये कुछ तो हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। ओके, ये बिजली कड़क रही है, कैसे कड़क रही है, ये क्या होता है, ये बिजली क्यों कहे इसको, क्या है ये, अदर इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है,
तो ये आपको यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर दो ऐसे आपने दो मेटल लिया, दो मटेरियल लिया और उसको रब किया, और उस समय आपने देखा जैसे आपने एक सिंथेटिक कपड़ा लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक कंडक्टर को रब किया, सिंथेटिक कपड़ा लिया, उसके ऊपर कंडक्टर को रब किया, थोड़े समय में आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है। तो वो जो कुछ तो है उसको हमारे साइंटिस्ट ने एक ग्रीक नेम दिया, दैट इज चार्ज। तो चार्ज ये आपका ग्रीक नेम है जो साइंटिस्ट ने दे दिया। हम उस चीज को जो आपने फील किया कि ये कुछ तो स्पार्क कर रहा है, ठीक है, कुछ क्रैकल कर रहा है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, चार्ज। तो उस चार्ज के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने आपको बताया, तो फर्स्ट स्लाइड में आप वो ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे कि ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस, आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई सिंथेटिक ड्रेस पहने हैं या उसके सिंथेटिक कपड़े के ऊपर कोई कंडक्टर को रब कर दिया, उस समय एक स्पार्क, एक क्रैकल आपको फील होता है, ठीक है। या फिर जब भी बारिश हुई, ठीक है, बारिश के समय जो बिजली कड़क रही है वो आप सब ने वो तो सब देखे होंगे। ये अगर फील नहीं किया है तो यहाँ तो जरूर ही फील किया होगा। जब आप कार में बैठते हैं, कार का जब दरवाजा डोर जो है उसको ओपन करते हैं, बंद करते हैं, उस समय कभी कभी आपको सडनली लगेगा कि कुछ तो हुआ, आप क्या बोलते हैं कि हमें करंट लग रहा है। तो करंट तो बाद में नाम आया ना, उसके पहले तो कुछ तो ये हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस हो रहा है जिसको हमें जानना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। दैट इज नाम दे दिया हमने, दैट इज चार्ज। वहां पे कुछ चार्ज जनरेट होते हैं, ठीक है। उस जनरेट होते हुए चार्ज को, जनरेटेड चार्ज की वजह से हमें क्या मिलता है, वो क्रैकल फील होता है, वो क्रैकल सुनाई देता है, वो हमें झटका सा फील होता है कि कुछ तो हमें सेंसिटिवली कुछ तो हुआ हमारे हाथ में, वो क्या है, वो चार्ज है। सो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन था कि ये चार्ज होता क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट अब ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में, अब देखिए आप जब फिजिक्स पढ़ने यहाँ पे आए, आपको फिजिक्स एक ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, उसके अंडर में बहुत सारे पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है। सो आपका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में आता है। फर्स्ट वन, एक आपके फिजिक्स का जो ब्रॉड पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में आपका दो पार्ट्स आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में आपका दो पार्ट्स आता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हमने क्या बोला कि फिजिक्स तो बहुत ब्रॉड है। सो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंडर में एक फिजिक्स का पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में आपका दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी यहाँ पे, सो फर्स्ट वन इज electrostatics and second one is electrodynamics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में आपको क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ज, फोर्स एंड वोल्टेज। चार्ज क्या होते हैं, फोर्स कैसे जनरेट होता है, और आपका वोल्टेज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द सेंस व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन, इन द सेंस जो आपका चार्ज है अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उस समय जो आप उसके ऊपर जितने उसकी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो है आपका चार्ज, फोर्स, वोल्टेज एंड
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द सेंस व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन इन द सेंस अगर वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पे ही है, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अगर इधर गई तो मैंने मूव किया, बट मैं अगर यहीं पे खड़ी हूँ और इस समय जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, वो किसके अंडर में करते हैं? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में जो चार्ज है वो मूव करता है, यानी कि चार्ज अगर मूवेबल कंडीशन में है और उस समय अगर आपने उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, उसको हम कहते हैं कि आप किसके अंडर में स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में आप उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों ही पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में चार्ज, फोर्स, वोल्टेज जनरेट कैसे होता है, विभवांतर जनरेट कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर में जैसे चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पे हम एक नाम देंगे कि वहाँ पे करंट फ्लो होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी इतना जाने, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? करंट के बारे में। ओके, एंड देन आपका उसमें करंट में अल्टरनेटिंग करंट, ओके, जितने भी टाइप्स के अदर भी बहुत सारे पॉइंट इसमें आएंगे। जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे इलैबोरेट करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आया कि हम अभी जो चार्ज पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में आपका चार्ज, फोर्स, वोल्टेज ये पढ़ना है। फर्स्ट वन हमने लिया है कि व्हाट इज चार्ज। तो नाउ यहाँ पे हमने थोड़ा सा वही लिखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज आपने अभी क्या स्टार्ट किया है अपने फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे हमने लिखा स्टैटिक्स मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चार्ज विथ टाइम, डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ओके, नेक्स्ट अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो चार्ज के बारे में तब से हम बातें कर रहे हैं कि चार्ज होता है, ये चार्ज चार्ज चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज। सो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल दैट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इंटरेक्शन। हमने क्या बोला? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक इन द सेंस होता है, कभी कभी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज प्योर, और समथिंग ऐसा जिसके अंदर कुछ और पार्टिकल नहीं, यानी कि कोई अगर आपके पास मटेरियल है उसका सबसे छोटा पार्ट जिसके अंदर में आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या दैट इज इंट्रिंसिक पॉइंट। ओके, या फिर प्योर बोल सकते हैं, उसके अंदर में कुछ भी और नहीं आपको मिलने वाला है, वो सबसे छोटा पार्ट्स है। तो आपके एटम का जो सबसे छोटा पार्ट्स होता है उसके अंदर में कुछ और अवेलेबल नहीं है, इसको हमने क्या बोला? उसको नाम दे दिया हमने क्या? चार्ज। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, है ना? जो आपका मैटर है उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि सबसे बेसिक पार्ट, छोटा पार्ट्स आपका क्या है? चार्ज है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, अगर टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं? चार्ज आपको समझ में आया जो आप एक्सपीरियंस करते थे, जैसे आपने कभी आपको लगा कि हमने दरवाजा बंद किया कार का, यानी कि डोर बंद किया और उसमें आपको स्पार्क लगे, ओके, या फिर कंप्यूटर को टच किया और आपको स्पार्क लगा, है ना? वो आप कहते हो कि करंट हमें फील हो रहा है, तो वो क्या है? वो है आपका चार्ज। हमने उसका नाम दे दिया है चार्ज। अब चार्ज के टाइप्स भी होते हैं, उसको हमने एक सिंबल भी दे रखा है कि चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करेंगे। वो सिंबल क्या है? चार्ज का जो सिंबल होता है वो हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। स्मॉल q भी हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम कैपिटल Q यूज कर रहे हैं। तो जो सिंबल है चार्ज का वो है Q। यूनिट भी डिसाइड किया गया है। यूनिट आपको पता है, आपने 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, सेकंड चैप्टर आई थिंक, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
ओके तो वहाँ से आपको पता है कि यूनिट्स क्या होते हैं। हर एक जो आपके पास जितने भी चीज़ें हैं जिसको आप मेजर करते हैं वो उसका एक यूनिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चार्ज भी है और चार्ज का भी एक यूनिट होगा। वो यूनिट क्या है, उसको हमने क्या लिखा, कूलम, है ना। क्या लिखा, कूलम। सो आपका जो चार्ज का सिंबल हमने क्या बताया, दैट इज क्यू। एसआई यूनिट जो है आपके चार्ज का वो है कूलम। नेक्स्ट, कितने टाइप्स के चार्जेज हैं आपके चारों तरफ जो चार्जेज अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो आपने फील किया है, जो ऑब्जर्व किया है कि चार्जेज आपको फील होते हैं, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेज आपके पास हैं। वो जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके सो यहाँ पे भी चार्जेज आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, यानी कि आपका हमने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। आपको पता होगा प्रोटॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। आप ये पढ़ के आए हैं, मैं पता है आप लोगों को ये बहुत इजी लग रहा है, पर हाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन एडवांस लेवल तक चलेंगे। सो आपका जो चार्ज है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, ओके, सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है। जैसे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, टू डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। टू डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके नेक्स्ट, अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ हमने पास में क्या लाया, एक और पॉजिटिव चार्ज, ओके, या फिर नेगेटिव चार्ज और उसके पास में क्या लाया, एक और नेगेटिव चार्ज। सो टू सेम टाइप्स के चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑलवेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर करेंगे, है ना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऑलवेज रिपेल करेंगे। सेम टाइप्स के चार्जेस रिपेल करते हैं एंड डिफरेंट टाइप के चार्जेस, डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके फाइन। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, आई थिंक हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैटर्स का, जो आपके पास मैटर्स है उसमें क्या क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपको हमने ये बोला कि चार्ज एंड मास, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ये थोड़ा सा जानेंगे। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज चार्ज। सो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बताया हमने। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो इंट्रिंसिक मीन्स इट इज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, यानी कि सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ है, उसके अंडर में कुछ और नहीं आता, है ना। सो हमने ये बताया। अब मास क्या है, मास इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब हम ये बोलेंगे कि ये मास है, ओके मास के अंदर क्या है, अरे मास मास है, उसके अंदर कुछ नहीं है, यानी कि वो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक है। सो ये भी इंट्रिंसिक है, चार्ज एंड मास भी। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा देखेंगे। कि जैसे आपका जो चार्ज है उसके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है ना। जो आपका मास है वो ओनली पॉजिटिव हो सकता है। आपने कभी सुना है क्या कि हमारा नेगेटिव -1 kg के हमें या -45 kg के हैं, नहीं ना। ऑलवेज आपने क्या सुना,
प्लस पॉजिटिव, यानी कि हमेशा मास आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, मास जो है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने लिखा डिपेंड्स ऑन स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, मास आपका एक, हमने क्या बोला, मास और चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं। चार्ज जो आपका है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। ओके फाइन, मास भी आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, मास जो चार्ज जो आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू टाइप्स के हो सकते हैं। जो आपका मास है वो ओनली पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता। अब आपको कोई बोले कि आप -40 किलो के हैं तो इसका क्या मतलब है, नहीं बोलेगा ना, या तो आप 40 केजी के होंगे या 4 केजी के होंगे, है ना, यही हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं। ओके, सो और एक और पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेबल कंडीशन है, ठीक है, कोई भी आपने एक मैटर लिया, अगर वो स्टेबल है, जैसे मैं यहाँ पे स्टेबल एक जगह पे खड़ी हूँ, तो मेरा जो वेट होगा लेट्स की 50 केजी, तो 50 केजी एक आपको मान लीजिए यहाँ पे 50 केजी हमने लिख दिया, ठीक है, वेट हमने क्या लिखा 50 केजी। जब हम रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि स्पीड 0 है, हम एक जगह पे स्टेबल हैं, उस समय पे मास क्या है, कितने केजी का, 50। जब भी हम यहाँ पे मूव करें तो मूव करते वक्त, यानी कि स्पीड अगर आपका है तो स्पीड के समय जो आपका मास होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ऑलवेज स्पीड के समय आपका जो मास है, वेलोसिटी के टाइम आपका जो मास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसी का भी कोई चार्ज पार्टिकल से, कोई व्हीकल से, किसी का भी अगर आप मास, किसी का वेट अगर देखना चाहते हैं तो स्पीड में ऑलवेज कम होता है एज कंपेयर टू रेस्ट कंडीशन। ओके, सो आपका जो मास है वो डिपेंड्स करता है किस पे, स्पीड पे। बट चार्ज क्या स्पीड पे डिपेंड करता है, नहीं, ये नहीं डिपेंड करता। ये नहीं डिपेंड करता, ये हमने यहाँ पे लिखा स्पीड पे। ये जो हम, अगर आप नोट्स बना रहे हैं देखते हुए वीडियो, सो आप जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में नहीं, इस पीपीटी में जो अभी पीडीएफ में है, में कुछ चीज़ें हमने नहीं यहाँ पे इंक्लूड करी हैं जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप उसको छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर आपका चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में है या मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ स्पीड है, उन दोनों कंडीशन में उसका जो चार्ज, उसका जो चार्ज का जो जितना उसका वेट होगा, यानी कि उसका जो भार होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि स्पीड पे ये डिपेंड नहीं करता है। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना, प्रोटॉन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, मास अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। सो आप अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तब भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg ही होगा, और अगर वो रेस्ट कंडीशन में तब भी उतना ही होगा। इन द सेंस चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो आपका मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट कुछ और एक दो पॉइंट है जिनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम इनका जिक्र करेंगे, जैसे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर। हम बोलेंगे कि एक कंडक्टर लिया और उसको क्या किया, हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस समय हम बोल दे कि एक कंडक्टर ले लिया। अब थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है ना। या हम ये बोल दे कि यहाँ पे इंसुलेटर ले लिया, अब उसको लेकर के हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये भी समझ में आना चाहिए कि इंसुलेटर क्या होता है। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा, टैलेंटेड बच्चे भी हैं, कुछ लोगों को पता होगा, किसी को पता होगा, थोड़ा भूल गया होगा, बाकी पता तो सबको होगा, है ना, ये समझ के चलते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, आइडिया लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। सो
सॉरी, ओके फाइन, सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्टर? सो दोज, यहाँ जो लिखा है किताब की भाषा में, दोज विच अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली, इन द सेंस, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को इजली पास करने देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? करेंट। तो अगर मैं बोलूं कि करंट क्या है, तो करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज अ, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज करंट, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर सेम। ओके, सो व्हाट इज करंट? सो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, अभी हमने पढ़ा। तो ये करंट किस चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है? हम क्या बोल रहे हैं कि करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट होती है, या उसको हम करंट करते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट फ्लो हो रही है ना। तो कौन सा चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है या फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से हमने बोला कि करंट फ्लो हो रही है? वो है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ओके। देखिए, आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, बोर मॉडल पढ़ा होगा। तो उसमें आपने क्या देखा है कि यहाँ पे ये एक एटम का, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है। हमने उसके बारे में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये पढ़ा, ओके। फिर हमने इसका क्या निकाला, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना। आप ये पढ़े हुए हैं, आई थिंक 10th में ही है, तो इसके बारे में आइडिया होगा आपको, बस थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये आपके क्या है, जो आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ये आपका क्या है, नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिट में होंगे, यानी कि पहली कक्षा में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, ठीक है। तो जो लास्ट वाला आपका ऑर्बिट है, उस लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं नाभिक का, उनको हमने क्या बोला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये अगर कहीं से मान लो टेम्परेचर ज्यादा मिल गया, है ना, टेम्परेचर क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। अब उस टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से इनको क्या मिल जाती है? थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपने ये पढ़ा है, उसके आगे का बस मैं समझा रही हूँ। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि ये एक एटम है, उसका एक नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि रिवॉल्व करते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इतना आपने पढ़ा है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपने पढ़ा है, उसके आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ फिर क्या होता है। अभी देखो, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हमने नाम दे दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से, यानी कि न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि जो नाभिक का फोर्स है उसको अट्रैक्ट करने का, यानी कि बाउंड करने का, बांधे रखने का, वो सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे बहुत ही कम होता है। वो जो फोर्स है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो सबसे पास वाला कक्षा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो बहुत ही क्लोजली बाउंड होगा, किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है।
बट जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में है, सबसे बाहर वाले में, उसका मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब इसका नाभिक से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस नाभिक ऑर्बिट। ओके, तो इस ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि वो जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी, कहीं से उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो वो इस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन जो ये आउटर मोस्ट सेल है ना उसको छोड़ के, यानी कि नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल के पूरे आपके एटम में मूव करने लगते हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो हमने स्टोरी क्या बताया कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या लाइट पड़ गई है ना, तो लाइट के पड़ने से या टेम्परेचर ज़्यादा होने से उनको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल सकता है। वो थोड़ी सी एनर्जी अगर इनको मिल गई, वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद मानो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने क्या कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, नाभिक को छोड़ के, और ये बाहर निकल आता है। ठीक है, अब ये बाहर निकल आया, ये इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में कहीं भी, पूरे मटेरियल में, एटम में कहीं भी मूव करने के लिए क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इसको हम ये बोल दें कि इसका नाम कुछ रख देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री हो गया ना कहीं भी मूव करने के लिए, तो हम उसी पे ही रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे आप घर पे रहते हैं, ठीक है, तो आप घर पे पूरा फैमिली है, आप ज़्यादा घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, पैसे नहीं है, कहीं मार्केट नहीं जा सकते, बट कहीं से भी आपको थोड़ा पैसे मिल जाते हैं, है ना, कहीं से अगर मिल गए तो आप क्या करते हैं, आप एकदम फ्री हो जाते हैं। और आप कहीं मान लो हॉस्टल में चले गए रहने, वहाँ पे तो और फ्री हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं ना, मार्केट में कहीं जा सकते हैं, तो आप क्या हो गए उस समय, आप हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। सेम है, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल गई, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और भाग गया, कहाँ से, जहाँ ये रिवॉल्व कर रहा था चारों तरफ में, अपने नाभिक से क्या था, बाउंड था, और उस बाउंड यानी कि उस फोर्स को, नाभिक के फोर्स को छोड़ करके, इस कक्षा को छोड़ के, यानी कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के वो कहीं बाहर चला गया, और पूरे आपके मटेरियल में, पूरे आपके एटम में मूव करने के लिए, घूमने के लिए फ्री हो गया, वो कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम उसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे बातें करेंगे। पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी ही वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पूरा करंट जो आप देखते हैं कि वायर में यहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ फ्लो हो रही है, वो सब किसकी वजह से होता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब जरा बताएं, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास कर दे, इन द सेंस उसको वो रेजिस्ट ना करे, उसको पास कर दे इजिली। जैसे कि आप घर में तार यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं ना, तो जो वायर होता है उसके अंदर देखते होंगे एक मटेरियल होगा, है ना, उसको हम कई तरह के हो सकते हैं, कोई भी कंडक्टर, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो सकता है ना, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब आपके कंडक्टर हैं, कंडक्टर मटेरियल हैं। इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि करंट है वो इजीली फ्लो होती है, तो वो ये कंडक्टर क्यों बोला हमने यहाँ पे। अब हम ये बोल दें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं कंडक्टर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स,
number of free electrons is more. Number of free electrons. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है, देखिए ये जो मेरा साइन होगा ऐसा ऐसा मैंने तीर बनाया और ऐसे ऊपर कर दिया, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग या फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर हमने इसको ऐसे बना दिया, इसका मतलब कहीं कहीं पे डिक्रीजिंग दिखाने के लिए या बहुत ही लेस दिखाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नोटेशन है। तो अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, एक लिखा, एक बनाया, जैसे हमने ये बनाया, थोड़ा सा ये नोटेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने एक बनाया इसका मतलब ज़्यादा या इंक्रीज, अगर हमने दो बना दिया इसका मतलब और ज़्यादा यानी इंक्रीज, तो ये नोटेशन है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैंने नीचे की तरफ ऐसा एरो बनाया, तीर बनाया, तो उसका मतलब ये होता है कि लेस। ओके फाइन। तो हमने क्या लिखा कि कंडक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिसमें बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको अब पता है कि किसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आउटर मोस्ट नाभिक के आउटर मोस्ट सेल में जो रहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनको कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल गई, वो क्या करते हैं, अपना नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। बाहर कहाँ चले जाते हैं, मटेरियल में, है ना। और वो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन आपको कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिस मटेरियल में ज़्यादा होती है, जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं कंडक्टर। और जितनी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतना ही अच्छा करंट वहाँ फ्लो होगी, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड करंट। ओके, सो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है दोज विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इन द सेंस ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करने देता है, रेजिस्ट करता है। जैसे कि आप जब घरों में यूज करते हैं, देखा होगा, आप तो नहीं यूज करते होंगे पर देखा होगा घर में जब भी वायर कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उस वायर को जब एक जगह कनेक्ट होता है, उसका जो अंदर का जो मटेरियल होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। जो एल्युमिनियम बेसिकली हर जगह आप देखे होंगे, या कॉपर देखे होंगे, गोल्ड तो नहीं देखे होंगे इतना, उसमें तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सो एल्युमिनियम देखे होंगे और कॉपर, ये ज़्यादातर चलता है। तो वो जब उसको कनेक्शन करते हैं उसके बाद से या तो उस पर टेप लगा देते हैं। टेप क्या है, प्लास्टिक का बना होता है ना। अब प्लास्टिक क्यों लगाते हैं, फिर हमको लगता है कि अब यहाँ हमें करंट नहीं मारेगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है। अब 0 है तो यहाँ करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो वहाँ पे करंट भी नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब है कि ये अगर मटेरियल हम यूज करते हैं तो वहाँ करंट को प्रॉपर तरीके से रेजिस्ट करेगा। इसलिए हम घरों में जब भी ऐसा वायर, जहाँ भी आप देखे होंगे वायर कनेक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर, और वैसे वायर के ऊपर भी प्लास्टिक ही लगा होता है ज़्यादातर, आप यही देखते हैं। वुडन भी आपका क्या है, लकड़ी की बात करें कि वुड क्या है, वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है। क्या बात करेंगे आप कि अगर वो लकड़ी में हम ऐसा कोई कनेक्शन दे तो क्या करंट फ्लो होगा, कनेक्शन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये है आपका, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, इंसुलेटर मटेरियल, है ना। आपका वुड हो गया, ये इंसुलेटर मटेरियल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इंसुलेटर मटेरियल हो गया। कंडक्टर जैसे आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, ये सारे क्या है,
कंडक्टिव मटेरियल कह सकते हैं उसको, ठीक है। और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ आपने ये समझा, बट नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टोरी है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। बट करंट की बातें कर रहे थे, कंडक्टर की बातें करेंगे यहाँ पे इंसुलेटर की, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ये जानना जरूरी था कि कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है। ओके, सो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम, ये एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सेम ऐसे एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा होगा? एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be only transfer between one form, it can be only transfer between one form to another form। अगर यहाँ भी बात करें तो वही स्टोरी, चलो साथ में बोलो कि क्या बोलो? चार्ज can neither be created nor be destroyed, it can be only transfer between one body to another body, है ना। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है या वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, या सेकंड अगर बुक में जो लिखा रहता है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दैट द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, यहाँ पे आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम समझाएंगे क्या होता है, जो इस डेफिनेशन में बोला गया है, जो बुक में लिखा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दैट द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। थोड़ा जूम हो गया, ओके, अभी पूरा ठीक है। सो आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर में जो चार्ज होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बुक में ये लिखा है, बट ये भी आपका है, दोनों ही बातें सेम है, कोई भी एक डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात जब ये कर रहा है कि, तो आपको सबसे पहले तो जानना आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है ना। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है कोई क्लोज सिस्टम, है ना, कोई क्लोज सा सिस्टम है, यानी कि बॉक्स टाइप का, उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, उनके अंदर में जितने भी चार्ज हैं वो सारे चार्ज क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, है ना। अब जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं कि कैसे, मतलब कैसे ये होता है, कैसे आइसोलेटेड सिस्टम में सब चार्ज आपके जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स मतलब आपका आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एक क्लोज बॉक्स है, उसके अंदर में हमारे पास चार्ज है प्लस, लेट्स ओके, +2, ठीक है, कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। तो जब भी हम चार्ज की बातें करेंगे तो उसमें कूलम उसकी यूनिट लगाएंगे, क्योंकि मेजर कर रहे हैं चार्ज ना, और मेजर हमेशा किसके साथ करते हैं कि यूनिट होती है उसकी, जो आपने 11th में पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा जब भी चार्ज का कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ कूलम ही लगाएंगे, कूलम C से डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? +2 कूलम का एक चार्ज है, +3 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे -1 कूलम का एक चार्ज, ओके। ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और सेम वही आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हम दिखा रहे, यहाँ पे +1 कूलम, ठीक है, +3 कूलम, और यहाँ पे Q लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे हमने लिख दिया Q, ठीक है। ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक क्लोज बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर में आपके ये चार्जेस हैं +2 कूलम, +3 कूलम, -1 कूलम,
ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा ऐसे मान लीजिए हिला दिया, इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद से हम देखते हैं क्या चेंज होता है क्या। तो हमने देखा कि ऐसा हमें कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे +1 कूलम, +3 कूलम एंड यहाँ पे एक Q दिख रहा है। तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा इस सेशन में वो पूरा न्यूमेरिकल पे ज़्यादातर फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछता है कि ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सेम ये भी सिस्टम है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपको उस समय क्या ध्यान में लाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो हमने उसमें पढ़ा था, क्या याद आएगा, उसमें हमने पढ़ा था कि द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेट चार्ज जो है किसी भी क्लोज सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट होना ही चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम सेम है, अब इन दोनों सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, +1 कूलम +3 कूलम +Q, है ना। अब यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, 5 -1 कूलम इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 4 कूलम +Q। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 4 कूलम -5 कूलम्स -3, ये +3 +2, हाँ ठीक है, +1 कूलम +3 कूलम, ठीक है, -1। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 4 कूलम +Q, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुआ, 5, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये आपका हो जाएगा +2 and this one -1 and this one Q, ये -1 कूलम -1 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे आप रखिए इसको, यहाँ पे क्या है, +2 कूलम -1 कूलम +Q, ओके। नेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन 1 कूलम +Q, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 कूलम इक्वल्स टू 1 कूलम +Q एंड नेक्स्ट Q इक्वल्स टू आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, +3 कूलम्स। यानी कि जो नेट चार्ज है, आप इन दोनों को कंपेयर करें तो जो नेट चार्ज है आपके इस आइसोलेटेड सिस्टम का, वो आपका कितना है, कांस्टेंट है ऑलवेज। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस लॉ की वजह से आपका ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ओके। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो गया होगा तो हम यहाँ पे फिर एक बार और बता देते हैं। लेट्स कि आपका ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम का चार्ज है उसके अंडर में। सेम सिस्टम यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम इसको वापस देखते हैं एंड देन उसमें हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एक +2 कूलम -1 कूलम और यहाँ पे Q। अब ये अगर पूछे कि इस Q की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ जो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली, अगर ये कांस्टेंट होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर का चार्ज कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम इक्वल्स टू +2 कूलम -1 कूलम +Q एंड देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q की वैल्यू। नेक्स्ट जो आपका छोटा सा टॉपिक आपका इस चैप्टर में है, वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो
हमने यहाँ पे देखा है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूवन दैट ऑल फ्री चार्जेस एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस डिनोटेड बाय ई। चलो ये तो बुक इस लैंग्वेज है, थोड़ा सा हम इसको इजिली समझते हैं कि क्या होता है। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है फिक्स नंबर। क्या होता है? फिक्स नंबर। सॉरी, सो क्वांटाइजेशन मीन्स होता है फिक्स नंबर। फिक्स्ड नंबर, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन मीन्स फिक्स्ड नंबर इन द सेंस आपके पास कुछ अवेलेबल फिक्स्ड नंबर हैं, आप उनमें से ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चार्ज यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका जो चार्ज है, मान लो 1 इंटीजर में ऑलवेज होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई बोले कि 1 बॉडी है, ठीक है, दूसरी एक बॉडी लेके अगर आ गए एंड देन हम बोलें कि इसको आप चार्ज करिए, तो हमने क्या पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि ओनली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। किसको? चार्ज को। सो यहाँ पे क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर में ही आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया। और वो कौन सा फिक्स्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि हमने ये बोला कि 1 कूलम का चार्ज जो है वो एक यहाँ पे हमने एक बॉडी ले लिया, एक यहाँ ले लिया। अब इसमें आपका 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे है। अब इसको हमने क्या करना है? इस बॉडी में ट्रांसफर करना है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 0.5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर दो, नहीं। हमेशा आप क्या कर सकते हैं? इंटीजर मल्टीपल ही लेंगे जब भी आपका चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, या चार्ज की कोई वैल्यू है, या कहीं पे चार्ज आपको दिख रहा है, वो हमेशा क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में, इसको क्या बोल दें कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई, N इंटू ई। अब आपको पता है कि जो आपका Q है वो आपका क्या है? Q इज चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। N क्या है? इंटीजर। इंटीजर मल्टीपल लिख सकते हैं। E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक कुछ चार्ज अवेलेबल है और दूसरी बॉडी को चार्ज करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे आपका ये आपका E हो गया 1E, ये आपका E हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका। अब इससे अगर हमें इसे चार्ज करना है तो इन द सेंस आपको चार्ज ट्रांसफर करना होगा इस ऑब्जेक्ट से सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके सेकंड ऑब्जेक्ट में आपको ट्रांसफर करना है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। नहीं, आप हमेशा क्या कर सकते हैं? ओनली इंटीजर में ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आधा लिया और आधा नहीं। जैसे कि इंटीजर वैल्यू इन द सेंस जो आपकी लाइक फिक्स्ड वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिया तो वो नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका 1 होगा, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है कि एक हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया फिर एक इलेक्ट्रॉन का आधा ले लिया, है ना, देन ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं है। तो क्वांटाइजेशन मीन्स होता है कि फिक्स्ड नंबर में ही, यानी कि एक इंटीजर मल्टीपल में ही आप क्या कर सकते हैं? चार्ज को वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि
कैसे आप ये लिख सकते हैं कि ऑलवेज 1e 2e 3e 4e इंटीजर मल्टीपल में ही चलेंगे। आगे जाके क्या लिख सकते हैं, प्लस एन ई। तो एन आपका क्या हो गया, इंटीजर मल्टीपल हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के यहाँ पे आता है जो वन लाइन में है, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। अगर कोई आपको ये बोले कि आप जो क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज की वैल्यू दे दिया किसी ने, ठीक है। अब बोला कि आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करके दिखाओ या बताओ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता ट्रांसफर। तो हो सकता है क्या ये इंटीजर वैल्यू है? अब आप बोलेंगे नहीं मैडम, ये तो आपका इंटीजर में है ही नहीं, 1.5 लिखा हुआ है। तो आप क्या यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, ये जो चार्ज है ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा किस में होता है, इंटीजर मल्टीपल में ही हो सकता है, फिक्स्ड नंबर में ही हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है लिस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। एनसीईआरटी के में इस चैप्टर में लास्ट में चार्जिंग के कितने मेथड्स होते हैं वो थोड़ा सा बताया गया है। उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, है ना। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आपका जो फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स के मेथड दिए गए हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, नेक्स्ट वन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये 3 टाइप्स के मेथड हैं जिनका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, है ना। सो पहला हम देखते हैं कि अच्छा भाई पहला कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट क्लोज टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, ओके, नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमने चार्ज बॉडी लिया, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी लिया जिसको हमें चार्ज करना है। अब इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज लेके आते हैं, मतलब एकदम ऐसा क्लोज लेके आया। उसके बाद से क्या होता है, जो आपका अनचार्ज बॉडी है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है, किसकी वजह से, चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, लेट्स कि ये आपका जो है ये चार्ज बॉडी है, इस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लिखा तो प्रोटॉन हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम इसको क्या बोल दें, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या बोल दें इसको, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये जो आपका है अनचार्ज है, मतलब अनचार्ज मतलब क्या, चार्ज 0 हो गया, नहीं। देखो अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की संख्या समान है, यानी कि दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो अनचार्ज बॉडी है ना। इसका मतलब कि ये अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो चार्ज है वही 0 है, नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए वो अनचार्ज है, वो न्यूट्रल हो गया, है ना। अब इसको हमें करना है चार्ज, इस वाले को। अब क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, क्लोज लेके आएंगे। क्या करने वाले हैं, क्लोज लेके आने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्लोज आएंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में ये देखिए
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, सेकंड हमने उसको क्या किया, क्लोज लाया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट था जिस पे नेगेटिव चार्ज था बहुत सारा, है ना। और ये कौन सा था जो अनचार्ज था, जिसको चार्ज करना है। अब इसको जैसे हम क्लोज लेके आए तब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो अब इसको क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे भी आ गए नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब आप हमसे पूछेंगे कि अच्छा मैडम ये बताइए कि ये जो हम चार्ज ट्रांसफर हुए हैं इस नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो क्या बराबर हुए हैं क्या। जब इसको हम यहाँ पे सेपरेट किए वापस, तो क्या इसमें जो नेगेटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है दोनों बराबर हो गए क्या। हाँ, जब अगर आपका ऑब्जेक्ट का मटेरियल सेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी सेम है, तब तो ये क्या होंगे, बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, ये दूसरा मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों में सेम आधा आधी चार्जेस बटेंगे, नहीं, चार्ज होगा बट यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ और चार्जेस आपको जब फाइंड आउट करेंगे तो मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपका सेफ साइज और मटेरियल सेम है तब क्या होगा, तब जैसे आपका ये एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा, है ना। ये आपका कोई अनचार्ज बॉडी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या, चार्ज जीरो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है ना, तो इसको हम कह देंगे न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज बॉडी ये है। अब इसको क्या किया हमने, कंडक्शन में क्या करते हैं, जो कंडक्शन मेथड होता है चार्जिंग का, उसमें इन दोनों को क्या किया, क्लोज लेके आए, दोनों को क्लोज लेके आए। उसके बाद से हम सेपरेट किए, तब क्या होने वाला है, मान लो कि ये टोटल जो चार्ज है उसकी वैल्यू है Q, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसमें जो नंबर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज है उनकी वैल्यू है Q। और जब इसको हमने क्या किया, इसके क्लोज लेके आए, उसके बाद से दोनों ही चार्ज हो गए दोनों ऑब्जेक्ट एंड देन सेपरेट किए, तो आफ्टर डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें Q/2, इसमें Q/2। इसका मतलब क्या बोला कि कंडक्शन मेथड में, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन मेथड में आपका जो चार्ज है, ठीक है, अगर सेप साइज और मटेरियल सेम है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट दोनों का सेप साइज और मटेरियल अगर सेम है, तो क्या होता है कि जो चार्ज आपके हैं वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि अगर Q/2 इस वाले पे बचा, यहाँ पे भी Q/2 ही रहेगा, है ना। तो ये आपका पूरा हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन मेथड क्या होता है चार्जिंग का। नेक्स्ट आपका जो मेथड है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट आपका मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, नेक्स्ट आपका मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला हमने क्या बोला, कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं, उसमें क्या करना होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करना होता है दोनों ऑब्जेक्ट का, जो चार्ज है और जो नहीं चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें क्या करना है, द मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट जो है और जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको जस्ट थोड़ा सा क्लोज लाना होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट आप कंडक्शन में बनाते थे, यहाँ पे सिर्फ क्लोज लाना है, ठीक है। और क्लोज लाने की वजह से कैसे चार्ज होता है ये जरा देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका ये एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इन द सेंस यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, ये आपका न्यूट्रल है। अब जैसे इन दोनों को हमने क्लोज लेके आया, इसको अभी भूल जाओ, जैसे इन दोनों को क्लोज लेके आया तो उसमें क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या बोला था, चार्ज आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज repel to each other and positive charge negative charge attract to each other, in the sense सेम टाइप के चार्जेज ऑलवेज रिपेल करते हैं एंड डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे होगी तो उसमें से ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा और किसको रिपेल करेगा। आप कहेंगे मैडम हमने जानते हैं कि नेगेटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आपका नॉर्मली आप ये देखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज हैं, एक को पॉजिटिव मान लो एक को नेगेटिव मान लो, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट्स ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, जो आपस में मिलके क्या हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। उनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव चार्जेस को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इस वाले सेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले सेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों भाई, यहाँ नेगेटिव क्यों, ये नेगेटिव है उसको रिपेल करेगा, तुम जाओ, नहीं चाहिए। और ये आपका जो पॉजिटिव जितने होंगे, जितने चार्जेज होंगे इसमें, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि तुम इधर आ जाओ, है ना। तो जैसे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जैसे इन दोनों को पास लाते हैं तो जो आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है उस पे एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक और लेके आए जो कि चार्ज है, किससे चार्ज है, ये पॉजिटिव से। ये आपका क्योंकि ये आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, अब आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, अभी भी ये क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट ही है। बस उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो स्टेबिलिटी थी, कहाँ जहाँ पे थे, वो थोड़ा सा उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इस छोर पे और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, बट अभी भी वो अनचार्ज है, क्योंकि आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए वो अनचार्ज है। तो अभी भी तो बराबर है, कहीं गया थोड़ी है, बस इधर प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव वाले, इधर नेगेटिव वाले हो गए हैं, बाकी संख्या तो बराबर है, इसलिए हम इसको अभी भी अनचार्ज ही बोलेंगे। हम क्या किए, ये एक ऑब्जेक्ट लेके आए और इसको क्या किया, कांटेक्ट बना दिया। अब जरा बताओ, ये कांटेक्ट बना दिया तो यहाँ पे कौन सी चार्जिंग होने वाली है, कांटेक्ट से कौन सी चार्जिंग होती है, कौन सा मेथड है कांटेक्ट करने के बाद। आप कहेंगे मैडम पता, अभी तो बताई थी, कंडक्शन मेथड है। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आया और जस्ट इसको क्या कर दिया, कांटेक्ट बना दिया दोनों का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये वाले जो हैं ये हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये जो है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये बीच वाला न्यूट्रल था। इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव को रिपेल कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव को अपने पास कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिए तो ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा कि ये नेगेटिव वाले तुम लोग हमारे पास आ जाओ। ये नेगेटिव क्या हो गया, जितने नेगेटिव हैं, नेगेटिव ये भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, यानी कि जितने नेगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट कर लेगा ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या बन गया, अब जरा बताएं, जितने भी नेगेटिव थे वो यहाँ चले गए, पॉजिटिव वाले सिर्फ बचेंगे इसमें। तो हम यहाँ बना दें, इसको कैसे लिख दें, कैसे बना दें, यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि अब तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही बचा है ना, और यहाँ क्या बचा, यहाँ नेगेटिव।
ठीक है, तो अब समझ में आया कि इंडक्शन की वजह से क्या हुआ। इंडक्शन देखो, कंडक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट का, जो चार्ज है जो नहीं चार्ज है, और इंडक्शन में क्या करते हैं, जस्ट उसके क्लोज ही लाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम उसकी चार्जिंग पॉजिटिव करनी है नेगेटिव करनी है, एक दूसरा कांटेक्ट बना करके यानी कि कंडक्शन मेथड अप्लाई करके हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज करना है इस ऑब्जेक्ट को कि नेगेटिव चार्ज करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट वन, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। ये आपका लास्ट मेथड है चार्ज करने का। फ्रिक्शन इन द सेंस रबिंग करना, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस, है ना। दो चार्ज को लिया, दो ऑब्जेक्ट लिया, एक चार्ज है एक नहीं चार्ज है, उन दोनों को क्या किया, रब करना स्टार्ट कर दिया, है ना। दोनों को रब करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से क्या होता है, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है। ऐसा कहाँ होता है, कहाँ देखा है आपने जी। अगर आप सिंथेटिक कोई क्लॉथ लेते हैं और उसके ऊपर कंडक्टर को अगर रब करते हैं ना, तो कंडक्टर चार्ज हो जाता है, करके देखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या है, ये आपका मान लो कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ये लिखने का तरीका है, या तो माइनस ई लिखो या बस माइनस माइनस लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेगेटिव चार्ज दिखाना है आपको। ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट। दिस इज चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, अब इनको हमने क्या बोला था, ये कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन। हम इन दोनों को लिया और दोनों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, रब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को लिया, फर्स्ट वन इज चार्ज ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और दोनों को लेके हम रबिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हम रब करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ चार्ज आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट मेथड है आपका चार्जिंग का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। 3 मेथड आपने पढ़ा। फर्स्ट मेथड क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें क्या करना था कि डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना था, एक चार्ज है अनचार्ज है, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, देन आपको क्या मिला, चार्ज हो गया बॉडी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट दोनों को क्लोज लेके आए और फिर देखा तो उसमें चार्जिंग होगी। थर्ड वन आपका क्या है, जो कि लास्ट है, वो आपका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट दोनों को लेके रब किया एंड उसकी वजह से जो चार्ज ऑब्जेक्ट के जो चार्ज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसको, अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे। सो ये आपके 3 मेथड्स से चार्जिंग के, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड्स से जो यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि रबिंग से क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से क्या होगा, आपका चार्ज जनरेट हो जाएंगे। सो आज का क्लास बस यहाँ तक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, कमेंट करिए। ठीक है, सो आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। आपका काम क्या है, पढ़ना है, हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, आपको PPT चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप वीडियो देखें और पढ़ें तो प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।